हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में पहुंच चुके हैं स्फेरिकल सरफेसेस में। तो कल हमने थोड़ा स्फेरिकल सरफेसेस की बातें कर ली थी और आज हम डायरेक्ट बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो बनाने के लिए भी ये यूज की जाती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, यानी कि उत्तल गोलाकार सतह द्वारा अपवर्तन। ठीक है, चलिए तो इसका फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा याद भी रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये है पोल, मान लीजिए यहाँ पर पोल है, कुछ दूरी पर है यहाँ पर फोकस, कुछ दूरी पर है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। और हमने क्या किया है, हमने ओ पॉइंट पर, यहाँ पर ओ बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु रखी। अब इस वस्तु से ये लाइट कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी, आप सभी को पता है। मान लेते हैं एस पी एस डैश हमारे पास एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ओ ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर पड़ी। ठीक है, जो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ मिल गई? मान लेते हैं वो यहाँ पर कहीं पर मिल गई। ठीक है, तो सर रिफ्रैक्शन ऐसे तो होता नहीं, हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। हमेशा एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हटाते हैं। मानते सी पॉइंट ये रहा और अब सी से आगे ये पॉइंट है। ठीक है, सी से आगे ये कोई एक पॉइंट है, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब बना देते हैं एन, एन डैश, और ये सी चले गया। ये पूरा एक नॉर्मल हमारा बन चुका है। यहां पर आपको पता है कि क्योंकि ये एक इंसिडेंट रे आई है, तो यहां पर बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा आपतित कोण। और क्योंकि ये अभिलंब है तो यहां पर बनेगा रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी कि यहां पर बनेगा अपवर्तन कोण। ये हमारी एक मुख्य अक्ष है। यहां पर जो ये लाइन है हमारी, ये एक मुख्य अक्ष है। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, इस एन डैश पॉइंट, चलिए एक काम और कर लो, यहाँ पे थोड़ा और आसान बनाने के लिए इस पॉइंट का नाम ए ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए। तो एन ए सी क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे इस सतह पर ए एम पॉइंट पर, जिसकी हाइट हमने एच मान ली। ठीक है, तो हम यहां पर लिख भी देते हैं ए एम क्या है? ए एम इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ए एम क्या है? ए एम एक परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है, या आप इसको कह सकते हो अभिलंब है, जो मुख्य अक्ष पर बनाया गया। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, तो हमने ए एम की वैल्यू को क्या मान लिया है? एच मान लिया है, यानी कि ए एम जो है वो एच ऊंचाई के बराबर है। ए एम की हाइट ऊंचाई एच के बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा एंगल। मुख्य अक्ष के साथ जो ये वस्तु या ये आपतित किरण जो एंगल कोण बना रही है वो बना रही है अल्फा एंगल। यहां पर बनी है इमेज, यानी कि क्या बना है? प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारी बना रही है यहां पर, मान लो बीटा एंगल। क्या बना रही है? बीटा एंगल। हम इसे भी लिखेंगे भी। और उसी प्रकार से ये नॉर्मल है एन ए सी, ये मुख्य अक्ष के साथ बना रही है गामा एंगल। कितना एंगल? गामा।
यह है गामा, आर नहीं है, यह है गामा एंगल, ठीक है। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलरली बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। अल्फा वह कोण है जो वस्तु मुख्य अक्ष के साथ बना रही है, बीटा वह कोण है जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के साथ बना रहा है, और गामा वह कोण है जो ये हमारा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ बना रहा है। एएम हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एएम हमने एक यहाँ पर अभिलंब बनाया है जिसकी ऊंचाई हमने h मानी है। एस पी एस डैश हमारा कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है, यानी कि एक उत्तल गोलाकार सतह है। आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी कि आपतित कोण हो गया। आर हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, यानी कि अपवर्तित कोण। तो ये कहानी इसके अंदर सारी की सारी हमने डाल दी। अब लाइट कहां से कहां गई सर? तो लाइट गई N1 माध्यम से N2 माध्यम में, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसी कांच का, किसी ग्लास का, किसी न किसी चीज से बना होगा, तो लेंस है, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो N2 होगा, और एयर से गई है लाइट तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हमने माना है। यानी कि N1 अपवर्तनांक हवा का ले लिया या वायु का ले लिया, और N2 अपवर्तनांक हमने इस किसका ले लिया? कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस का। नाम याद रखेंगे, इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, उत्तल गोलाकार सतह। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर तुरंत मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तुरंत मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम यहां पर प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन। छोटी सी बात आप एक और याद रखें कि P से लेके O तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी, तो इसको U बोला जाता है। P से लेके C तक R बोला जाता है, और P से लेके I तक को कहा जाता है V। जो भी चीजें लेफ्ट साइड में होती है लेंस के, वो नेगेटिव कंसीडर की जाती हैं, और जो भी राइट साइड में दूरियां होती हैं, यानी कि जो सीधी या राइट साइड में दूरियां होंगी, उनको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। चलिए फटाफट से लिखिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए तो याद रखेंगे, एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित कोण। आर है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण। अल्फा है हमारे पास एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अल्फा कौन सा कोण है? अल्फा हो जाएगा हमारे पास आपतित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ का कोण। बीटा है हमारे पास एंगल मेड बाय इमेज बोल सकते हैं, या रिफ्रैक्टेड रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि बीटा है हमारे पास अपवर्तित किरण द्वारा मुख्य अक्ष
का कोण, और सेम टू सेम गामा है हमारे पास एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि गामा है हमारे पास अभिलंब का मुख्य अक्ष के साथ का कोण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फटाफट नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से सारे बिंदु नोट कर लीजिए। बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण जितना भी मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगी वो, और गामा हो जाएगा कितना हमारा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहा है। ठीक है, अभिलंब कौन सा, नॉर्मल जो हमने NAC खींचा है। ठीक है, एंगल मेड बाय NAC टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखिए ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, तो हमें एक ट्राइंगल कंसीडर करना होगा, नाम याद रखेंगे COA। ये वाला हम त्रिभुज लेंगे पहले। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज COA। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल COA याद रखेंगे जो त्रिभुज होता है उसमें आंतरिक कोणों का सम यानी कि इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, आप ध्यान से देखें, I इक्वल टू हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस गामा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा त्रिभुज लूं, ये वाला, एक मिनट मैं कलर चेंज करके बताता हूं, ये वाला त्रिभुज CIA, ये छोटा सा एंगल त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें, नाम है CIA, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि R प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, गामा। तो दूसरा कोण ले रहे हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं इन ट्रायंगल CIA। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो गामा बराबर R प्लस बीटा, सेम टू सेम R प्लस बीटा। आप यहां से आई तो निकाल लेंगे क्योंकि आई तो निकला है, यहां से आर निकाल लें तो आर का मान निकलेगा गामा माइनस बीटा, जिसको मान लो आप दूसरा समीकरण, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए सर, तो अब आप यहां पर अप्लाई करें स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल के नियम अनुसार। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1, मल्टीप्लाई करें तो N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो फॉर स्मॉल अपर्चर नेग्लेक्ट साइन, स्मॉल अपर्चर मतलब ये जो भी चीजें हैं ये बहुत पास पास हो रही होंगी सारी, है ना, लेंस क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। तो स्मॉल अपर्चर के लिए इन सब में साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो ये समीकरण बन जाएगा, ये बन जाएगा N1I बराबर N2R, पुट वैल्यू ऑफ I एंड R फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। I और R का मान पहले और दूसरे समीकरण से रखने पर
रख दो। n1 की जगह n1, i का मान क्या था देखो नोट करो, i का मान दे रखा था हमें अल्फा प्लस गामा, रख दो यहां पर, इज इक्वल्स टू n2 की जगह n2, r का मान कितना निकाला, तो r का मान हमने निकाला था गामा माइनस बीटा, रख दो यहां पर, मल्टीप्लाई कर दो, मैथ्स कहती है, तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब क्या किया जाए सर, तो आप यहां से एक काम कर लीजिए, गामा गामा एक तरफ कर लीजिए, तो n1 अल्फा गामा इधर आ जाएगा, यहीं छोड़ देते हैं, प्लस हो जाएगा n2 बीटा इज इक्वल्स टू n2 गामा यही है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा। हमने गामा गामा एक तरफ कर लिए, ये गामा और ये गामा इधर भेज दिया, तो यहां बन गया n1 अल्फा प्लस n2 बीटा। आप ध्यान से देखें तो गामा कॉमन लेने पर बचेगा n2 माइनस n1। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3 यानी कि इक्वेशन नंबर 3। सिंपल सी बात है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू लगाई है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो n1 i इक्वल्स टू n2 r, हमने i और r का मान उठा के लगाया, i और r का मान पहले और दूसरे समीकरण से रखने पर, तो n1 की जगह n1, i का मान आ गया अल्फा प्लस गामा, बराबर की जगह बराबर, n2 की जगह n2, r का मान आ गया गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो n1 अल्फा बीच में प्लस था, n1 गामा इक्वल टू की जगह इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। हमने गामा गामा एक तरफ कर दिए, फटाफट से पहले यहां तक नोट करें फिर करते हैं आगे। जैसे हमने यहाँ पर गामा गामा एक तरफ कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ ध्यान से सुनेंगे, फॉर स्मॉल अपर्चर, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है, तो अल्फा को हम लिख सकते हैं 10 अल्फा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 10 अल्फा का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहां पर हमें मिलेगा परपेंडिकुलर लंब, लंब बटे आधार। तो आप ध्यान से देखेंगे लंब है am और यहाँ पे है mo, तो ये मिल जाएगा हमें am अपॉन mo। क्या मिल जाएगा हमें, am अपॉन mo। am का मान क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर अपर्चर स्मॉल है तो m जो है बहुत पास होगा p के, तो हम इसे लिख सकते हैं h, क्योंकि am का मान तो h है, और mo को लिख सकते हैं हम po, जिसका मान है h अपॉन माइनस का u। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। उसी तरीके से स्मॉल अपर्चर के लिए अगर बीटा देखा जाए तो बीटा बन जाता है 10 बीटा, और 10 बीटा का मान फिर से क्या होगा, तो बीटा तो होता है लंब बटे, क्योंकि 10 है तो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायग्राम में देखें बीटा ये रहा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बन जाएगा फिर से am और बेस बन जाएगा mi, यानी कि यहां पर आ जाएगा am अपॉन mi, am अपॉन में mi। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नियरली p के है तो h बन जाएगा, और m क्योंकि p के बराबर है तो ये बन जाएगा v, यानी कि इसको pi बोल सकते हैं। और पोल से लेके जहां पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वहां तक की दूरी को i से दर्शाया जाता है, v से दर्शाया जाता है, ठीक। इसी तरीके से गामा का बात करें अगर हम गामा, तो गामा हमारा बन जाएगा सेम टू सेम 10 गामा, और 10 गामा का मान अगर आप फिर से डायग्राम से देखेंगे तो 10 गामा को ढूंढे, तो 10 गामा आपका क्या है, देखो ये रहा, तो इसके सामने ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी कि h अपॉन यहां पर आ जाएगा mc, ये बन जाएगा हमारा h अपॉन में mc, यानी कि h अपॉन ऊपर am आएगा ना, तो am का मान तो h है, और mc, तो mc m क्योंकि किसके पास है, नियरली पोल के पास है, तो ये बन जाएगा pc, और p से लेके c तक की दूरी को हम r बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए फटाफट से नोट कर ले, ये क्योंकि लेफ्ट साइड में था तो u हमारा माइनस में आया, और ये राइट साइड में थे यानी कि सीधे साइड में थे तो प्लस में आएगा, ठीक है, ये बन गया हमारा। नाउ पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3। सो जब हमने अल्फा बीटा गामा को तीसरे समीकरण में लगाया तो देखो यहां पर है n1 अल्फा, तो n1 अल्फा की जगह आया h अपॉन माइनस का u, बीच में था प्लस n2, तो n2 की जगह n2,
बीटा की जगह आया h अपॉन में v बराबर इक्वल टू गामा की जगह आया h अपॉन r और यहां पे आ जाएगा n2 माइनस n1। ये बन गया हमारा फाइनल समीकरण जब हमने अल्फा बीटा गामा का मान लगाया है। समीकरण नंबर 3 पे हमने इसकी वैल्यू लगाई। नोट करें फटाफट से। आप चाहें तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। देखो ये माइनस है ना, आप चाहें तो h को कॉमन ले लें। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं n2 h अपॉन में v, आगे लिख लेते हैं, पीछे चला जाएगा माइनस क्योंकि ये साइन इसका प्लस का माइनस कर देगा, ये बन जाएगा n1 h अपॉन में u, हमने साइन आगे भेज दिया, ठीक है, बराबर h बाय r n2 माइनस n1। कुछ नहीं किया, बस सीधे चीजें को अरेंज करके हमने लिखा है। अब क्या किया जाए सर? कुछ नहीं करना, यहां से h कॉमन ले लेते हैं। पहले से नोट करें फटाफट से। तो यहां से h कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा h n2 अपॉन में v माइनस h कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे बढ़ेगा, पूरा ही लिख लेता है फिर इसको कॉमन लेने के बाद, h ब्रैकेट n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू एन h तो कॉमन ले ही रखा है, यहाँ पे आएगा h बाय r n2 माइनस n1। h से h उड़ जाएगा, कट जाएगा क्योंकि h डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बनेगा n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 होल डिवाइडेड बाय r। ये आपको ध्यान में रखना है, ये है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। यही होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स या कॉनकेव भी पूछे तो सेम ही है, बट कॉनकेव का डायग्राम थोड़ा अलग बनता है, बट ध्यान रखेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा। नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को दोबारा से इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे। इस पूरे समीकरण को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो अब यहां पर क्या करना है, इस समीकरण को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड द इक्वेशन बाय n1। पूरे समीकरण को n1 से भाग देने पर चलिए n1 से भाग दे देते हैं तो क्या बनेगा। देखो हमारे पास इक्वेशन थी n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 हमने एक साथ लिखा था और 1 अपॉन r को एक साथ लिख लिया था। ऐसे करके समीकरण को भाग दे देते हैं n1 से, तो यहाँ पर भी n1 आ जाएगा, यहाँ पर भी n1 आ जाएगा, यहाँ पर भी n1, हर जगह n1 आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे पूरे पे बनेगा ना ऐसे n1, तो मैंने अलग अलग कर लिया, एलसीएम टाइप का तोड़ दिया। तो n1 से, तो ध्यान देंगे आप लोग, n2 बाय n1 को हम क्या कहते हैं n, तो यहां बन जाएगा n2 बाय n1 का मान n अपॉन v माइनस n1 से n1 कट गया 1 अपॉन u, यहाँ पे तोड़े तो n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1 अपॉन में r। क्या बच जाएगा हमारे पास, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, देखो ना ध्यान से, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब क्या है n2 अपॉन n1, सर इसको तो हम n कहते हैं, तो n माइनस 1, n माइनस ये कट गया, यहाँ पर बचा 1, n2 अपॉन n1 को हम n कहते हैं इंटू r। तो ये बन गया हमारा समीकरण n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस डेरिवेशन का, और यहीं से हम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र भी प्रूफ करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस यानी कि लेंस करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आप सीधे लेंस के डायग्राम्स पे बात करेंगे, लेंस पे कैसे आरेख बनते हैं उन पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।